और देखिए आपका कितना शोषण हुआ है, लगातार होता आया है, और इसके लिए दोषी ये विरोधी दल हैं, इसलिए एक झंडे के नीचे आना जरूरी है। एक और बात पे कहते हैं कि हमारे विरोधी तो जातियों के आधार पर एक हो रहे हैं, तो हम धर्म के नाम पर एक हो रहे हैं, तो क्या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कभी भी धर्म के नाम पर एक होने पर किसी सिंहस्थ में या किसी कुंभ मेले में कोई रोक नहीं लगी। करोड़ों लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे, लेकिन जिस तरह से कोरोना शुरू होते ही तबलीगी जमात के बारे में जिस तरह से मीडिया में लिखा गया और जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो पढ़ के उसको याद करना भी एक शर्मनाक प्रकरण होता है कि बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी मौके दिए, सामने वाले की बात सुने बिना आपने फैसला दे दिया कि सामने वाला अपराधी है। जबकि धार्मिक आयोजन हिंदुओं के हुए तो वे वहां कोई अपराध नहीं हुआ कोरोना काल में कोई। तो हमने हर चीज को अपने हित में हिंदुओं की राजनीति के लिए अपनाना शुरू कर दिया, चाहे कोरोना क्यों न हो। तो कोरोना की बीमारी को भी हमने हिंदुत्व के नाम पर यह बताना शुरू किया कि कोरोना फैला क्योंकि गैर हिंदू लोग या एक धर्म विशेष के लोग जाहिल हैं। उनके लिए जाहिल शब्द संपादकीय तक में इस्तेमाल किया गया। किसी भी एक कौम को जाहिल कहना मुझे लगता है सबसे बड़ा जाहिलपना है। बगैर कुछ सोचे समझे कोई भी एक कौम जाहिल नहीं हो सकती, कुछ लोग हर कौम के जाहिल हो सकते हैं। तो इस तरह की बात है। तो जो बहुत गंभीर मौका है, गंभीर स्थिति में आ चुके हैं, और ये लगता है कि जिस तरह पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ, उन्हें फायदा हुआ कि लग रहा था कि सरकार जा रही है, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पर, इस तरह के हिंदुत्व धर्मांधता के नाम पर सरकार ये इनके प्रकार बन गई। उन्हें लगता है ये फार्मूला शायद उचित है, इसलिए इसको अपनाना चाहिए। एक और बात मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, कोई भी आदमी अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति साथ देने को तैयार नहीं है, आपके साथ बात करने को तैयार नहीं कर रहे। ये आप कोई फेसबुक पोस्ट लिख दीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख दीजिए सरकार के खिलाफ, तो कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता, जबकि मन में वो सोचता है कि ये खतरनाक बातें देश में चल रही, लेकिन ये बोलने की हिम्मत लोगों में नहीं है। और ये सबसे बुरी बात है कि देश की सबसे बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है, सनातन धर्मियों की, उन्हें इस तरह भेड़ बकरी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये चलता रहा तो इसका खामियाजा आने वाले कई सदियों को भुगतना, सदियों तक चलेगा, हमें भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं सरफराज आरजू जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। आरजू साहब, आपका स्वागत करता हूं। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आप भी शायद रोजे पे होंगे और शायद इसीलिए लेट भी आए हैं इस कार्यक्रम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं। आप मुंबई से हैं, और मुंबई में जो कुछ अभी पिछले दिनों एक बयान आपने भी सुना होगा, राज ठाकरे का बयान। राज ठाकरे का बयान बहुत ही हास्यास्पद है, मैं हास्यास्पद कह रहा हूं, और शायद ये मेरी बातों से कई लोग इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि अजान अगर आप लाउड स्पीकर अजान का बंद ना करेंगे तो हम हनुमान चालीसा बजाने लगेंगे। ये एक साइड लाइन हो चुके राजनेता का फ्रस्ट्रेशन है, जो अपनी राजनीति में बहुत कुछ करके भी आज कुछ नहीं पाया। वो फ्रस्ट्रेशन है, या नितिन गडकरी जैसे वहां पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा आते ही आपके सामने मैं पॉलिटिकल वो रख रहा हूं, सवाल रख रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति के इर्द गिर्द ही ये जो नफरत चल रही है, फैलाई जा रही है, वो भी उसके संरक्षण में है। इसलिए भी कह रहा हूं, पाला पोसा जा रहा है इस नफरत को। तो नितिन गडकरी मिलने जा रहे हैं, और क्या एक नए हिंदुत्व को पनपते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं आने वाले समय में। राज ठाकरे को फिर से अग्रेसिव मोड में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीति जो भी हो, लेकिन ये जो आग लगाने की कोशिश है, इसमें कितना सफल हो पाएंगे महाराष्ट्र में राज ठाकरे, क्या? और इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का जो मूल बिंदु है, वो भी सरफराज आरजू जी आपको बता दूं कि जी दिल्ली के बुराड़ी में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द दिल्ली, वहां पर कल ही एक धर्म संसद हुई। यति नरसिम्हानंद का आप नाम सुने होंगे। ये महाराज जहर उगलने में माहिर हैं, और इसके लिए जेल जा चुके हैं, जमानत पर हैं। और इनके एक साथी और हैं
जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं प्रीत सिंह, वो भी जमानत पर हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन के वो संस्थापक हैं। इसके अलावा कुछ पत्रकारों का साथ भी है, एक महान पत्रकार हैं जिनके ऊपर आज एफआईआर, कल ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है, हुई है। तो ऐसे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं आरजू साहब, वो चर्चा ये कि ये जो कार्यक्रम हुआ जिसमें हेट स्पीच दिए गए अल्पसंख्यकों के खिलाफ, इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के, लेकिन बिना अनुमति के, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि बिना अनुमति के वहां स्टेज लग जाता है, बिना अनुमति के उतनी भीड़ आ जाती है, बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगा देते हैं, और पत्रकार जाते हैं अगर वहां रिपोर्टिंग के लिए तो मारपीट करके उसे भगा दिया जाता है। ये सारी घटनाएं होती हैं दिल्ली के दिल पे, और लेकिन उसके बाद खामोशी छाई हुई है, एफआईआर दर्ज है। जो अभी तक आप देखते आए हैं कि कानून के दायरे में जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ हो रहा है। तो ये तो एक घटना दिल्ली की है। दूसरी तीसरी घटनाएं बहुत सारी हैं। एक घटना आप सुने ही होंगे करौली की, राजस्थान की। एक घटना, एक फुटेज और दिखाई दे रहा है, वो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके लोग भगवा झंडा फहरा रहे हैं। इस रमजान के महीने में लोग नमाज पढ़ने गए थे, उनको उनके साथ मार पिटाई की गई। और एक घटना गाजियाबाद की है, जहां की मेयर साहिबा ने फरमान जारी कर दिया कि 9 दिनों तक आप मीट की दुकानें जितनी भी हैं यहाँ बंद रहेंगी। बाद में उनकी जगहसाई हुई और उसके बाद वो इस फरमान को वापस लेती हैं। एक उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना की एक घटना है, जहां एक वेज बिरयानी बेचने वाला एक शख्स, उसको कुछ राजनेता, ऐसे ही अंध राजनेता जो हैं, उन लोगों ने उसके ठेले को गिरा दिया, उसके पूरे सामान को फेंक डाला। मालूम हुआ बेचारा रो रहा है, बोल रहा है नहीं जी हम वेज बेच रहे हैं, आप नॉन वेज बिरयानी के नाम पे ऐसे कर रहे हो। तो ये जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, इस पर थोड़ा आपकी पहली प्रतिक्रिया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। और साथ में आखिर में इन सब के बाद आखिर में आपसे उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति को क्या अब हिंदुत्व की के तरफ मोल्ड होते हुए देखेंगे, और क्या राज ठाकरे को कोई नया ठिकाना मिलने जा रहा है, साथ मिलने जा रहा है क्या बीजेपी का? अगर बात शुरू करें बंबई से, तो राज ठाकरे का जो स्टेटमेंट आपने देखा है, ये बात यहां से शुरू नहीं हुई। बात शुरू हुई असल में बीजेपी के बॉम्बे के जो प्रेसिडेंट हैं वो, और उनके साथ उनके अनुयायी जो हैं वो पिछले हफ्ते जाके पुलिस कमिश्नर से मिले थे, और पुलिस कमिश्नर से मिलके उन्होंने ज्ञापन दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को जो है हटाया जाए। अब पुलिस कमिश्नर साहब जानते हैं कि जहां बंबई में जो लाउड स्पीकर्स हैं उनकी बाज़ाब्ता परमिशन दी हुई है, और वो जो है कानून के दायरे में रहते हुए जो है इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, तो वहां तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो है एक तरह से जो है कदम पीछे ले लिया, लेकिन उन्हें अपने बगल बच्चे को, जिसको कहना चाहिए कि राज ठाकरे को, जो है मैदान में उतार दिया कि अब यहाँ से बात तुम आगे बढ़ाओ। और राज ठाकरे जिस तरह की सियासत करते चले आए हैं, आप लोगों को शायद याद होगा कि गुजरातियों के खिलाफ भी उन्होंने तहरीकें चलाई, यूपी वालों के खिलाफ भी तहरीकें चलाई, हिंदी बोलने वालों के खिलाफ भी तहरीकें चलाई, और जिस जमाने में उनको थोड़ा बहुत पावर हासिल था उस जमाने में उन्होंने वायलेंस का भी सहारा लिया और मारपीट के जरिए भी जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इस चीज को ज्यादा दिनों तक खींचा नहीं जा सका, और उनको जो है बिल आखिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है जो वहाँ की जरूरियात हैं उनके हिसाब से जो है अपने आप को ढालना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हिसाब से के रंग में रंगने की कोशिश की, तो उनका सारे रंग फीके पड़ गए, और वो एक एक करके जितने भी उनके एमएलएस थे और जितने भी उनके हाथों में कॉर्पोरेशंस थी, वो सब के सब उनके हाथों से खिसक गई। तो राज ठाकरे जो थे फुल टाइम पॉलिटिशियन से हटकर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए। उनका बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो है पैसा लगा हुआ है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है उनके इंटरेस्ट हैं, और उन्होंने जो है पॉलिटिक्स को जो है अपने इसी कारोबार को फैलाने का जरिया बना रखा है। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये कि वो मारो घुटना फूटे आंख वाली बात है कि भाई अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही है तो आप शौक से पढ़िए, लेकिन ये क्या तुक है कि आप मस्जिदों के सामने पढ़ें।
आपके मजहब में इस तरह की कहाँ कोई चीज लिखी हुई है कि भाई आप जो है मस्जिदों में जब अजान हो रही है तो आप हनुमान चालीसा जो है उसके साथ साथ जो है उसका पाठ करना शुरू कर दें। आपके यहाँ हनुमान चालीसा के प्रोग्राम्स होते हैं और होते रहेंगे, पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे। और लेकिन ये कि उनको मस्जिदों के सामने ही आप लेकर आए तो इसके माने ये है कि आपकी नीयत जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को डिस्टर्ब करना है। तो वो ये रहा है कि हमारी ये जो पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जो जो तमाम चीजें, जो पॉइंटर्स जो चल रहे हैं, जो छोटे छोटे पिन प्रिक्स मैं जिनको कहता हूँ, ये जो चल रहे हैं, इनका ये जो है अपना कोई असर दिखा नहीं रहे, बल्कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। कर्नाटक में हलाल गोश्त के खिलाफ जो है जो तहरीक शुरू की, तो उस तहरीक की मुखालिफत में कर्नाटक के हिंदू लीडर्स जो हैं वो जो है उतर आए हैं और उन्होंने जो है जिसको कहते हैं ना विद अ वेंचियंस, मुसलमानों की दुकानों से जो है गोश्त खरीदने का फैसला किया और वहां से लाइन लगाकर जो है गोश्त खरीदना शुरू किया। तो वो जो तहरीक जो थी कि हलाल मीट के खिलाफ जो है तहरीक चलाई जाएगी, उस तहरीक की हवा खुद ब खुद जो है निकलती चली जा रही है। इसी तरह के इनके जो दूसरे जो इनसे वाकयात आप जो देखते हैं कि वेजिटेरियन बिरयानी बेचने वाले को भी जो है आपने जो है मारना पीटना शुरू कर दिया, उसका सामान बिखेर दिया सड़क पे और उसके खिलाफ जो है उसको जो है मारपीट की। इस किस्म के जो वाकयात होते हैं तो इससे कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है इनका नहीं जाता। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो इन वाकयात को जो है बहुत तशवीश की नज़र से देखते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि दिस इज गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, आप रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं और आप जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे हिंदुत्व की तहरीक को कोई फायदा हो या हिंदू मजहब को जो है किसी किस्म का जो है उससे ताकत हासिल हो। ऑन द कॉन्ट्ररी आप इसको जो है डिफेंसिव पर ले आए हैं। सारी दुनिया में जब इस चीज का चर्चा होता है तो आपको जो है अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और वो किसी तौर भी सही नहीं है, इसलिए आपको जो है सारी दुनिया में फजीहत उठानी पड़ती है। इंटरनेशनल मीडिया किस तरह की चीजें पेश कर रहा है, कभी आप उसका गौर से मुआयना कीजिए। अभी राना अय्यूब का मामला था, ईडी ने जो है एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया। अब एयरपोर्ट पे रोकने के बाद जो है उनको लंदन जाने की और यूरोप में जो उनके लेक्चर्स थे उसमें जो है शिरकत की इजाजत नहीं दी। राना अय्यूब ने सीधे फौरन जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने जो इस चीज को महसूस किया कि ईडी जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है, तो उन्होंने ईडी के एतराज के बावजूद भी राना अय्यूब को जो है फॉरेन जाने की परमिशन दे दी। अब इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो इनको डिफेंड करना, इनका दफा करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम तो यही सीधा सीधा सवाल करते हैं कि आपकी ये जो हरकतें हैं इनके जवाब में अगर दूसरों ने भी अगर कोई काउंटर अटैक शुरू कर दिया या काउंटर तहरीक शुरू कर दी, आप अगर ये कहते हैं कि मंदिरों के मेलों में मुसलमानों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, अगर मुसलमानों ने अपनी दरगाहों के मेलों में हिंदुओं को दुकानें लगाने से रोकना शुरू कर दिया तो क्या होगा? इसका फायदा किसको होगा? इससे तो सिर्फ गुर्बत फैलेगी। वो लोग जो कारोबार करते चले आए हैं बरसों से, पुश्तों से, कि वो मेलों में ठेलों में दुकानें लगाते रहे, झूले लगाते रहे। आप कभी भी जाके हमारे यहाँ के मेलों का अगर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा दोस्ती की, भाईचारगी की और यगानगत की कोई मिसाल नहीं मिल सकती। अब आप उस पर भी अगर कोई वो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसको खुश कर रहे हैं? मुझे तो इस बात पे बड़ी खुशी है कि खुद बीजेपी में ऐसे लोग मौजूद हैं और कर्नाटक बीजेपी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेलों पर और मंदिरों के मेलों पर जो है मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोकने की जो ये हरकतें हैं उनकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट किसी 20 साल पुराने कानून के किसी छोटे से क्लॉज का सहारा लेकर भी अगर ये चीज कर रही है तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उस क्लॉज को नलीफाई कर दे, उस क्लॉज को जो है इनवैलिडेट कर दे या उसको बदल दे, बजाय इसके कि उसकी पाबंदी करते हुए यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम दरारें पैदा की जाएं। तो हम लोगों को एक चीज ये याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क बहुत वसी मुल्क है
और हमारे यहाँ जी आरजू पैरेलल साहब आपके करंट पास, आरजू साहब आऊंगा और जी कुछ और सवालों के साथ जी आऊंगा, लेकिन प्रशांत टंडन जी, जरूर जो बातें जी यहाँ रख रहे हैं आरजू साहब, बहुत ही पते की बात इसलिए भी क्योंकि हमारा समाज जो है वो बटा हुआ नहीं है। हमारा समाज हर जाति धर्म संप्रदाय के साथ मिला जुला है। और बहुत सही बात कह रहे हैं कि चाहे मेला हो चाहे कुछ और हो, हिंदुओं का त्यौहार हो, आप देखिए कि बहुत जगह जो मुस्लिम हैं वो साथ देते हुए, और व्यापार जो है उसमें भी हर जगह कहीं भी ये अलगाव हमने नहीं देखा बचपन से लेकर आज तक। पर्सनली मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अब जिस अलगाव को पैदा करने की कोशिश हो रही है उसमें राजनेता जो रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा राज ठाकरे उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राज ठाकरे का जिक्र यहाँ इसलिए भी क्योंकि इस समय जब आप देखिए, इससे पहले भी एक बहुत बड़े गायक कहलाते हैं सोनू कि अब आगे क्या बताऊं मैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने भी अजान को लेकर के कितनी बातें छेड़ी थी। फिर से एक अजान की बात आ रही है। तो ये बातें जो हैं ऐसे समय में, वो भी रमजान के महीने में ऐसी बातें करके क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, इससे क्या फायदा हो सकता है अगर देखा जाए तो जरा आप समझाइए प्रशांत टंडन जी कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। देखिए, राज ठाकरे की जहाँ तक बात है तो सरफराज साहब ने बहुत तफसील से उनका अफसाना बता दिया है। मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये कि यही राज ठाकरे 2019 के इलेक्शन के पहले तमाम रैलियां कर रहे थे और उस हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर रहे थे, नकल बना रहे थे उनके भाषण देने के तरीकों की। और वो उसके बाद चुनाव के बाद भी पुलवामा पे उन्होंने कहा कि अगर एनएसए अजीत डोवल का इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो पुलवामा का सच सामने आ जाएगा। ऐसी बात किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की। उन्होंने इतनी यहाँ तक चले गए वो कि उन्होंने इशारा कर दिया कि पुलवामा जो है जो है वो चुनाव को देखते हुए कराया गया। ये इशारा राज ठाकरे ने कर दिया अपने बयान में, और एक दो बार नहीं, कई बार किया। लेकिन अब वो, जैसा सरफराज साहब ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस जो है वो नहीं बची। एक समय था जब कहा जाता था कि बाल ठाकरे की विरासत, राजनीतिक विरासत जो है वो राज ठाकरे के पास जाएगी, लेकिन वो अब कहीं रहे नहीं। तो उनका एक व्यक्तिगत संकट है और उस संकट में से निकलने की वो जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स अगर आप पिछले 20-25 साल में देख लेंगे तो कोई एक ठिकाने पे नहीं रही है। वो पटरियां बदलते रहते हैं। जहाँ तक ये जो नफरत का माहौल और रमज़ान के दौरान ये हो रहा है, जैसा मैंने कहा पहले भी कि इलेक्शन इससे जीतने लगे। जब इलेक्शन इससे जीते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको लग रहा है कि इसको बढ़ाओ। मैं दीपक जी की बात को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ कि एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है। ये जो कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ होता है, या राणा अयूब को रोका जाता है, या यति नरसिम्हानंद कुछ करते हैं, ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इन सबके तार हुए हैं। और ये बड़ी साजिश भारत के लोकतंत्र के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ हो रही है, जिसको हम अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन सब मामलों में विपक्ष के नेता उस पुरजोर तरीके से नहीं बोलते हैं। जहाँ तक भारत के समाज की बात है, देखिए भारत का समाज हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई जितने लोग हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ आपस में एक दूसरे से लिया दिया है, बहुत कुछ। भारत में जो मुसलमानों के यहाँ शादियाँ होती है, अब उनके यहाँ जो दुल्हन है वो लाल जोड़ा पहनती है। दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं होता ये।
वो वहाँ पे वाइट कपड़े पहनती है दुल्हन, क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर का एक असर है उनके वहाँ पे उस कल्चर पे। तो बहुत कुछ हमने आपस में एक दूसरे से लिया दिया है। हिंदू रिवायतें बहुत सारी हम लोगों ने मुसलमानों से सीखी हैं। पूरा जो तहजीब है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसमें बहुत बड़ी दखल रही है मुसलमानों की। दूसरा एक, राजीव जी, बहुत छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मसला ये नफरत की राजनीति हो क्यों रही है, उसमें बहुत समाज शास्त्री लोगों को अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह जो दीपक जी कह रहे थे कि 1991 के बाद जो हुआ है, जो ये समाज बना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद, इस समाज की वैल्यू सिस्टम पिछले समाज से अलग है। एक बात, उसको ठीक करने का, उसकी सोशल वायरिंग को ठीक करने का काम नहीं हो रहा है बौद्धिक तरीके से। दूसरा एक वजह है कि 2000 के बाद एक नया मिडिल क्लास तेजी से बना है। पुराना मिडिल क्लास जो था वो मुख्य तौर पर 90% या उससे भी ज्यादा हिंदू अपर कास्ट था। मुसलमानों का जो है वो मिडिल क्लास, वो पाकिस्तान चला गया था, बहुत कम यहाँ रह गए थे। ऐसे ही दूसरे तबके जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो मिडिल क्लास में नहीं थे। 2000 के बाद एक नया मिडिल क्लास बना है और इस मिडिल क्लास में तमाम नए लोग हैं। ये अब वाइट कॉलर लोग प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस होंगे। इसको रोकने की पूरी ये साजिश है कि उलझाए रखो, नफरत का माहौल बनाए रखो, समाज को बिल्कुल जो है मौका मत दो सांस लेने का भी, सोचने का भी, क्योंकि समाज रुकेगा, सोचेगा तो वो तमाम सारी जो शोषण है उसका जवाब ढूंढेगा। सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाने की कोशिश है, खासकर अल्पसंख्यकों को? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो हलाल प्रकरण हो, चाहे मीट के दुकानें बंद करने का प्रकरण हो, चाहे मंदिरों के आसपास मुस्लिम जो हैं वो दुकान ना लगाएं ये फरमान हो, चाहे आप याद कीजिए कोरोना काल में जब तबलीगी जमात का मामला आया था, और अभी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बोल भी रहे थे, वो मामला हो, उसमें भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया और उनके, अगर कोई ठेले पे सामान बेच रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उनके सामानों का बहिष्कार, उनसे सामान मत खरीदो, ये सब किया गया। तो एक रूप से आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश भी है। और लेकिन इस बात को भी ये देश अच्छी तरह से जानता है, अर्थशास्त्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के आर्थिक प्रगति में अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आखिर उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या है जो टैक्स पेयर है। तो आखिर क्या मतलब, किस रणनीति के तहत आप देश को, उनको चोट पहुंचाने के चक्कर में अपने देश को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसी रणनीति अपना रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप शांत रहते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, बड़ी सी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, शांत रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं। क्या ऐसे देश चलता है? लेकिन वो खैर, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ, जो आर्थिक क्षति पहुंचाने वाली बात, उस पर आपका क्या कहना है अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात ये है कि ये आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला मुझको कम लगता है, क्योंकि आर्थिक क्षति इसलिए नहीं पहुंचाई जा सकती कि जिस तबके को आर्थिक क्षति पहुंचाने की बात है तो वो, उसकी आबादी हिंदुस्तान में लगभग 14% के आसपास है, भारत की जनगणना है उसके अनुसार। तो 14% आबादी को आप जो है कोई आर्थिक क्षति नहीं पहुंचा सकते। ये हो सकता है कि देश के अंदर दो आर्थिक गतिविधियां हो जाएं, दो आर्थिक केंद्र हो जाएं, एक की इकोनॉमी लक्ष्य है, दूसरी की इकोनॉमी लक्ष्य है। अगर इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो है केवल ये नहीं है कि आर्थिक क्षति पहुंचाई जाए, इसके पीछे जो असली मकसद है वो ये है कि जो देश के आवाम को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है, जिस तरीके से खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं पिछले 2 सालों में, दुगने हो गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, जिस तरीके से दवाइयों के दाम अभी बढ़े हैं, जीवन रक्षक दवाइयों के दाम बढ़े हैं 10 से 11% तक। अब खबर आई है कि जो रेलवे के किराए हैं, जो डीजल से चलने वाली ट्रेनें हैं,
उनमें 15% किराए बढ़ जाएंगे। तो आपको जब आप जाएंगे, आप अगर आपका पहले से भी टिकट बुक है तो आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको ट्रेन में जो उसका डिफरेंस देना होगा जाकर के, अब वो आपसे लिया जाएगा। इस तरीके की जो चीजें हो रही है, और हम लोगों ने चर्चा की थी राजीव जी अभी 2 दिन पहले कि क्या भारत भी जो है वो श्रीलंका के रास्ते पे जा रहा है आर्थिक स्थिति को लेकर के। और आज जो है, एक मैं देख रहा था चैनल की खबर है कि आज अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये बात कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अब चीन के रास्ते पे जा रही है, इसको संभाला जाए। यानी हम लोग जिस चिंता को व्यक्त कर रहे थे आज से 4 दिन पहले, वो चिंताएं जो है अब इस देश का जो चलाने वाला जो अधिकारी वर्ग है उसके सामने भी ये चिंताएं आने लगी है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से खराब हो रही है। तो देश की जनता का ध्यान जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और जिस तरीके से कुछ खास औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने की नीतियां बनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, और नीतियां बनाई नहीं जा रही है और बाकायदा उन पर काम किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसकी तरफ जनता का ध्यान ना जाने पाए, इसके लिए ये सारी चीजें सब की जा रही हैं। इनका लक्ष्य जो है हिंदू की सेवा करना है, ना किसी मुसलमान को चोट पहुंचाना है। इनका लक्ष्य सिर्फ अपने व्यापारी मित्र जो हैं, जो पूंजीपति हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा करने के लिए ये देश को तबाह बर्बाद करने पर इनकी सीधी सीधी एक यही रणनीति है राजीव जी, जो मेरी समझ में आता है। कुल मिलाकर की स्थिति यही है। और प्रधानमंत्री के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले की प्राचीर से 10 साल तक आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, सांप्रदायिक हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, टकराव का रास्ता छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री को अपने शब्दों का कितना मान है ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे, क्योंकि ये जितने भी लोग जो हरकतें कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री के ही लोग हैं। या तो प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करने की जो है उनके अनुयायी वो नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करें। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री कहें कि उनको इन सबका संरक्षण प्राप्त है। मुझे लगता है कि सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को तो निश्चित तौर पर देने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का मौन जो है वो उसको समर्थन देता है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री खुलकर के सामने आए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। मेरा अपना सोचना यह है कि इसकी पीछे सारी रणनीति यही है। बाकी ये सब जो है बहाने हैं कि हिंदुओं को अलग करो, कि मुसलमानों को अलग करो, कि अर्थव्यवस्था ये करो, कि अर्थव्यवस्था वो इसको चोट पहुंचाओ, सब कुछ ये जो है ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इसके पीछे जो है देश बेचा जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान देश बेचा जा रहा है, उसके लिए जाने वाला जी सिर्फ मकसद ये है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो बातें हो रही हैं उसमें कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में महंगाई है, बेरोजगारी है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक एजेंडे को सामने खड़ा कर दो और लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में झंडा थमा दो और जय श्री राम के नारे लगवाओ और सारे मसले ढक जाएंगे। क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी? देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 के पहले, उन्होंने तमाम आर्थिक मुद्दे ही उठाए थे। उस समय उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी। और बल्कि याद कीजिए कि यहाँ तक कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए जिस समय शपथ ग्रहण किया, उस समय उन्होंने यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री आए थे उस समय के नवाज शरीफ, उन्हें कहा कि आइए हम एक दूसरे से लड़ने की बजाय गरीबी से लड़ते हैं। तो लोगों के मन में एक आशा जगी थी कि ठीक है, ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी ने मनमोहन सिंह की सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पाई है, तो संभवतः इस समय उनकी अप्रोच जो है वो दूसरी रहेगी। उसके साथ उनका गुजरात मॉडल का भी एक अवधारणा लोगों के बीच थी कि शायद आर्थिक मुद्दों पर देश जो है वो काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी सारी योजनाएं एक के बाद एक लगातार नाकाम होती गई, क्योंकि उनमें प्रबंधकीय कौशल तो वैसा था ही नहीं जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह या पूर्ववर्ती सरकारों में रहा, खासकर कांग्रेस की। तो हुआ ये कि अल्टीमेटली लगा कि अपना वही पुराना एजेंडा जो है सबसे बढ़िया है और उसी पे काम करते रहो। अभी हाल में जाके जब उत्तर प्रदेश में इसी फार्मूले पर जो हारी हुई जो बाजी थी वो भी जीत गए, तो उन्हें लगा कि अभी इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक बात इसकी है कि बेरोजगारी और इसकी जो बुनियादी मुद्दे हैं, तो देश की जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो सबसे उभर कर जो चीज नजर आती है, जो विजिबल परिवर्तन नजर आता है, वो बेरोजगारी का ही होता है। पता चल जाता है लोगों को कि देश की स्थिति जो है वो बहुत खराब चल रही है। बाकी आंकड़ों के साथ तो आप खिलवाड़ कर सकते हैं, एक अलग तरह की गुलाबी तस्वीर पेश कर सकते हैं, लेकिन जो लगातार लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। इसके बाद हुआ है कि कोरोना का जो काल आया, तो इसमें सरकार जिस तरीके से पूरी तरीके से नाकाम हो गई और बेरोजगारी की दर बढ़ी, तो अब वापस इसी एजेंडे पे उसे उतर जाना पड़ा है। और यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास
अब मोदी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक बेरोजगारी की बात है तो एक मन में लोगों को यह बैठाया जा रहा है कि देखिए 2 कारणों से आप बेरोजगार हैं। पहला तो कारण है आरक्षण, ये भी एजेंडा लंबे समय से चल रहा है। दूसरा जो है अल्पसंख्यकों की जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है, उससे भी आप लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो 2 उद्देश्यों को इस नारे से जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो प्राप्त कर रही है। मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि अगर ये स्थिति बहुत लंबे समय तक चले तो पूरा का पूरा देश जो है वो भीषण टकराव की स्थिति में आ सकता है, जिसको टाला जाना चाहिए। मोदी जी अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी होगी तो वो स्वयं आग के सामने आकर इस टकराव को टालेंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्होंने एक बार हल्की फुल्की बात कही थी कि वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो किसी की मॉब लिंचिंग करे, लेकिन वो इतने दबे स्वर में कहा गया था कि ऐसा लग रहा था कि वो आलोचना नहीं कर रहे बल्कि वो इशारा कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो स्थिति है ये खतरनाक है और बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, इन सब पर पर्दा पड़ा रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जनता को इन्हीं तरह के भुलाओं में डाल दिया जाए। जैसे एक समय रोमन साम्राज्य किया करते थे, कोलोजियम में वो गुलामों की लड़ाइयां कराते थे, भूखे शेरों के आगे गुलामों को फेंक दिया करते थे, लोगों का मनोरंजन होता था और लोग जो है वो अपनी गरीबी को और अपनी भूखमरी को भूल जाते थे। हमें लग रहा है कि यही स्थिति भारत में लाई जा रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। राजीव जी जी, एक बार फिर से आरजू साहब आपके पास आना चाहूँगा। कार्यक्रम हालांकि अब ख़त्म करने का वक्त भी हो गया है। थोड़ा एक कमेंट जल्दी चाहूँगा कि जो बातें अभी हो रही हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश, उसमें सांप्रदायिक एजेंडे को सामने लाया जा रहा है, आपकी टिप्पणी इस पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो साल में एक मर्तबा आप टैक्स दिया करते थे, इनकम टैक्स के नाम पर या किसी और नाम पे, लेकिन आज आपसे जो है सुबह शाम जो है टैक्स वसूल किया जा रहा है। कभी पेट्रोल की कीमत के नाम पे, कभी मोबाइल के चार्जेस के नाम पे, कभी वैट के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पर, और रोजाना आप नया टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस तरह सरकार को जो है पिछले 6 महीने में 26 लाख करोड़ रुपए का जो है फायदा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर और पेट्रोल पर जो है सरचार्जेस बढ़ाकर। और जो हमारा जो फाइनेंस का जो बजट रहा है उस पे इन चीजों का कभी जो है जिक्र नहीं होता कि ये जो आमदनी हो रही है ये मुल्क को आगे ले जाने में और मुल्क पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होना है उस खर्च में ये पैसा जो है कहाँ लगाया जा रहा है, किस तरह लगाया जा रहा है, ये कहीं नजर नहीं आता। और हम ये देख रहे हैं कि बैंकों का जो बैड डेट है और एनपीए है वो बढ़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि नए बड़े लेवल के जो है घोटाले सामने आ रहे हैं और टैक्स एवेजन के केसेस हो रहे हैं, और ईडी जो है वो सुबह शाम जो है वो इसी काम के पीछे लगा हुआ है। लेकिन ईडी का भी जो है अपना एक एजेंडा है, वो अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ जो है वो ज्यादा सरगर्म नजर आता है। यही वजह है कि जिससे पहले जो सवाल किया गया कि अपोजिशन के लीडर्स इतने खामोश क्यों हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको जो है इसी तरह डरा धमका कर जो है खामोश किया जा रहा है कि अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हारे खिलाफ भी जो है वो इसी तरह का मुहाज खोल दिया जाएगा, जिस तरह बम्बई में नवाब मलिक और अनिल देशमुख के खिलाफ खोला गया है। तो ये सरकार जो है वो लोगों को खामोश करने के जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उन तमाम हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है। और ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो पैदा किया जा रहा है ये भी जो है ध्यान को जो है बटाने की कोशिश है। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत जल्द ये जो है इसका सहर टूटेगा, इसका जादू टूटेगा और आम लोगों की समझ में ये बात आ जाएगी कि उनको जो है सिर्फ एक खिलौना समझकर जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो इस पूरी कहानी में उनका अपना कोई किरदार नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? अनम्यूट कर लीजिए। ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो है ही, एक तरीके से एक वर्ग विशेष के आर्थिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश भी है। आप देखिए पिछले कुछ वर्षों से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत खतरा पहुंचाया जा रहा है, झटके दिए जा रहे हैं। और हमारे देश में जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, आप देखिए कि उनके पूंजी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और गैर संगठित क्षेत्र में कौन लोग हैं, आप देखिए कौन लोग हैं जो
छोटे छोटे कारखानों में, सारी बड़ी फैक्ट्रियां अपने कल पुर्जे छोटे कारखानों में बनवाती हैं और अपने यहाँ बुलाकर असेंबल कर देती हैं। छोटे कारखानों में ना पीएफ है, ना ग्रेचुटी है, ना बोनस है, लेकिन वो मजदूर 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि वे लोग कौन हैं, आप एक गैरेज में स्कूटर सुधरवाने जाएंगे तो गैरेज में टैक्स लगेगा, वो आपको पर्ची देगा और हर चीज का शुल्क लेगा। लेकिन आप मोहल्ले के गैरेज वाले के पास जाएंगे तो वो आपका गैरेज, आपकी गाड़ी फटाफट ठीक कर देगा आधे घंटे में, कोई औपचारिकता नहीं होगी, सस्ते में ठीक कर देगा। तो ये असंगठित क्षेत्र को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जिसका खामियाजा अंततः पूरी अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था भुगत रही है। राजीव जी 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 बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भुगत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के नाम पर और खासकर बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर कैसे दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी प्रशांत टंडन जी से भी लेना चाहूँगा। क्या असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, और हर दिन कभी 80 पैसे तो कभी 40 पैसे, पहले आप याद कीजिए 35 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही थी, अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूं, और अब चुनाव के बाद 80 पैसे, और आज पहली दफ़ा हमने उसमें 50% की कटौती, बढ़ोतरी में पिछली 50% की कटौती आज हुई है, कल नहीं पता क्या होगा। प्रशांत जी, एक आकलन के हिसाब से 12 रुपए कुल बढ़ना है, अभी मेरे ख्याल से 10 रुपए के आसपास बढ़ गया है, तो 12 रुपए बढ़ना है, जितना बैकलॉग जमा हो गया चुनाव की वजह से ना बढ़ाने के कारण। और दूसरा एक जो फैसला जिस पे हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं पहले, कि जो थोक डीजल के उपभोक्ता हैं, चाहे वो रेलवेज है चाहे वो फौज है, उनका डीजल 25 रुपए महंगा कर दिया गया। तो ऑयल कंपनीज को पेट्रोल पंप में खुदरा डीजल बेचना महंगा है, तो उस प्राइस पैरिटी को लाने की भी कोशिश की जा रही है, 40 पैसे 80 पैसे बढ़ाकर। बाकी हम लोगों ने वो कहानी सुनी है कि मेंढक को खौलते पानी में डालो या धीमे धीमे पानी गर्म करो तो मेंढक के व्यवहार अलग अलग होते, वो सबने सुना हुआ है। दूसरा राजीव जी, जो गंभीर बात है जिस पे हम लोगों ने 1 घंटे चर्चा की है, कि भारत का संविधान और भारत के आज़ादी के लड़ाई के मूल्य, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हैं या प्रधानमंत्री हैं। हमारे संविधान में तीनों के लिए बराबर बराबर अधिकार हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी विषमताएं जो हैं वो पैदा तभी हो रही हैं जब संविधान को प्रोटेक्ट करने वाली की संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, और उनके मन से, मैं कानून की और ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मन से वो आवाज़ नहीं आ रही है कि फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज़ क्या थी। भारत का संविधान आर्टिकल 21 में कहता है कि भारत के हर नागरिक को सब फ्रीडम स्ट्रगल की वैल्यूज़ को जिंदा रखना है। और कोई भी मुल्क, आप देखिए, अभी हमने अमेरिका में देखा, ट्रंप आए और ट्रंप ने एक हमला किया, उसके बाद कुछ घंटों के भीतर अमेरिका वापस आ गया। वापस कैसे आ गया? कि वहाँ के संविधान की, वहाँ के उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिंदा थी। अगर संवैधानिक संस्थाओं की वैल्यूज़ जिंदा रहेंगी तो ये भटकाव नहीं होगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग पिछले कुछ 4-5 वर्षों में चुनाव करा रहा है, किसी को लग सकता है क्या कि वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो उसको मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसका पालन कर रहा है? नहीं कर रहा, सिरे से नहीं कर रहा है। तो जब तक संवैधानिक संस्थाएं अपना रोल नहीं पहचानेंगी, संविधान को नतमस्तक नहीं होंगी, संविधान को बचाने के लिए काम नहीं करेंगी, ये स्थितियां बहुत खराब होंगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग। घंटे भर से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और जो बात कर रहे थे एक नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की सियासत को किनारे भी कर दें तो ये नफ़रत फैलाने की जो कोशिश इस देश में हो रही है, क्या वो ध्यान भटकाने के लिए हो रही है या इतनी नफ़रत भर दी गई है और जहां नहीं भरी गई है जिसके दिल में वहां भर डालो, इसके लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश रची जा रही है। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इसलिए भी क्योंकि यति नरसिम्हानंद जैसे लोग इस देश में जो कुछ कर रहे हैं, ये भी समझना होगा कि आखिर उन्हें बचा कौन रहा है। एक आदमी गिरफ्तार होता है, फिर जमानत पे आता है, उसके बाद फिर वही नफरती बोल शुरू हो जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई साजिश चल रही है? क्या देश को बांटने की साजिश रची जा रही है इस देश में? जो हुक्मरान हैं, जो लोग गद्दी पर बैठे हैं अभी, इन लोगों को समझना होगा और जनता को बताना होगा कि आखिर कर क्या रहे हैं। और एक बहुत गंभीर बात अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अफसरों की मीटिंग हुई है कल आज में, और उस मीटिंग में ये कहा गया है, सचेत किया गया है कि जैसी रणनीतियां, आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं हमारे देश में, कहीं हमारी हालत भी श्रीलंका की तरह ना हो जाए। और आप याद कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि 4 दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी कि क्या हमारा देश भी श्रीलंका की तरह होने की कगार पर जा रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। ये अगर अब अफसरान कह रहे हैं जो देश को चलाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और हम लोग पहले से आगाह कर रहे हैं इस बात को। इस बात में, इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि जो अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से, अपने अंदाज में जो आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, ये घातक है। ये भी कहा गया है कि चुनाव के दरमियान जो घोषणाएं हो रही हैं और उन घोषणाओं के लिए जो कर्जे लिए जा रहे हैं, वो भी देश के ऊपर आर्थिक बोझ है और कहीं ना कहीं वो भी घातक है। तो बहुत कुछ है। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर इन सब के पीछे क्या ध्यान भटकाने की साजिश के तहत लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में, जिसके हाथ में रोजगार का यानी कि नौकरी का लेटर होना चाहिए कि आप जाइए, ज्वाइनिंग लेटर जिसे कहते हैं, जाइए वहाँ ज्वाइन कीजिए और नौकरी करो, वो उनके हाथ में भगवा झंडा लहरा करके या कोई भी झंडा दे करके, लाठी दे करके, पिस्तौल दे करके भेजा जा रहा है। पिस्तौल और लाठी की बात इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव बीता है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि कितनी घटनाएं लूटपाट की, ज्यादा दूर नहीं, इसी एनसीआर में गाजियाबाद आता है, कितनी घटनाएं वहां हो गई। और न सिर्फ गाजियाबाद में, और भी कई जगह। एक ये तो चूंकि दिल्ली और एनसीआर के आसपास मीडिया की नज़रों में ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो हम तक भी आ रही हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं बिहार में भी हो रही हैं, ऐसी घटनाएं असम में भी हो रही हैं, और ऐसी घटनाएं पुदुचेरी में भी हो रही हैं, ऐसी घटनाएं गुजरात में भी हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, उस पर नजरें टिकाए रखिए दोस्तों। और साथ में बड़गलाए कोई तो उससे दूर होइए, हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आप बहुत महान हैं, आप अपनी दिशा अलग रखिए, हमारी दिशा कुछ और है। और यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी था। तो दोस्तों, हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े रहे। आरजू साहब बाद में जुड़े, लेकिन सटीक बातें रखते हैं। आरजू साहब बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे साथ शुरुआत से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर प्रशांत टंडन जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों 5 जुड़े। आप 5 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचारों से आपने अवगत कराया हमारे तमाम साथियों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं। उन सबको, आप लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे बातों को, हमारे विचारों को सुन रहे हैं, आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नफरती बोल कोई बोले तो उससे दूर हो जाइए, इसमें बेहतरी है। और आँख नाक कान खोल करके रहिए और नफ़रत को दूर भगाने की कोशिश कीजिए। साजिश कोई रचे तो उसका भंडाफोड़ कीजिए, यही हमारा पैगाम है। और इस देश को बचाना हमारा और आपका काम है, यही हमारा धर्म है। बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, अपने बात, अपने विचार रख रहे हैं। आज आप लोगों के विचारों को नहीं ले पाऊंगा दोस्तों, लेकिन
इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। हम आपके कार्यक्रम, हमारे इस कार्यक्रम में आपके विचार जो हैं वो ज़रूर लिया करते हैं, ज़रूर सुना करते हैं और उस हिसाब से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भी हैं। बनवारी मीना, शैलेश यादव, लाखन कुर्शिजा, फिर मोहम्मद शरीफ, आरिफ खान, ऐसे तमाम लोग हमारे साथ, तमाम साथी जुड़े रहे। आप सबको, अफरोज आलम, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। तमाम साथी बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। कल शाम 6:55 पर फिर हाजिर होंगे हम कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ, और आप सबका इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।